साहब, इस फीते को मत काटिए। गाड़ी आगे बढ़ते ही यह पुल ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। मेरी आंखों में देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस 9 नंबर खंबे की नींव में ही मेरा राज दफन है। अमावस की काली रात थी और रुद्रपुर शहर पर मूसलाधार बारिश का कहर टूट रहा था। शहर के किनारे उफनती हुई कालिया नदी के ऊपर बना रहा नारायण सेतु, नया नारायण सेतु आज अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा था। टेंट उड़ रहे थे, सामियाने भीग चुके थे, लेकिन मंच पर नेताओं और बड़े अफसरों की भीड़ कम नहीं हुई थी। उस भीड़ से दूर कीचड़ से सना हुआ 10 साल का लड़का, जिसका नाम आर्यन था, बैरिकेडिंग को पागलों की तरह हिला रहा था। आर्यन एक अनाथ था जो दिन भर इसी पुल के निर्माण स्थल पर मजदूरों को चाय पिलाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और एक बुजुर्ग इंसान जैसी शक्ति थी। सुरक्षा कर्मियों से धक्के मारकर पीछे कर रहे थे। एक सिपाही ने डंडा फटकारते हुए कहा, भाग यहाँ से पागल, मंत्री जी आने वाले और तेरी मनहूस शकल मत दिखा। लेकिन आर्यन हिला नहीं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसका शरीर पसीने से तरबतर था। जैसे ही मंत्री जी की लाल बत्ती वाली गाड़ी पुल के मुहाने पर पहुंची, आर्यन ने अपनी पूरी जान लगाकर बैरिकेड तोड़ दिया और सीधे मंत्री जी की गाड़ी के सामने लेट गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी के टायर फिसलते और आर्यन के सिर पर महज 2 इंच इतनी की दूरी पर रुके। अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले दौड़ पड़े, पकड़ो इसे, हटाओ इसे की आवाजें आने लगी। एक हवलदार ने आर्यन को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया। तभी आर्यन ने मंत्री की तरफ उंगली उठाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, पिलर नंबर 9 का कंक्रीट मिक्स रेशियो 1:2:4 नहीं, 1:5:10 है। सीमेंट नहीं, रेत भरी है उसमें। अगर एक भी गाड़ी उस पर चढ़ी तो जल समाधि बन जाएगी। यह सुनते ही वहां सन्नाटा पसर गया। एक 10 साल का फटे कपड़े पहनने वाला चाय वाला बच्चा सिविल इंजीनियरिंग की इतनी तकनीकी बात कैसे कर सकता है? यह शब्द किसी इंजीनियर के थे, न कि किसी सड़क छाप बच्चे के। मंत्री के साथ खड़े चीफ इंजीनियर विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए पुलिस से पूछा, अरे यह पागल है, हटाओ इसे, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। आर्यन ने विक्रांत की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी हंसी हंसी जो एक बच्चे की नहीं हो सकती थी। उसने कड़कती बिजली के शोर के बीच कहा, विक्रांत, 12 साल पहले भी तुम यही गलती कर रहे थे। तब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी तो तुमने मुझे इसी नदी में धक्का दे दिया था। आज मैं वापस आया हूं ताकि हजारों लोग न मरे जैसे मैं उस दिन मरा था। भीड़ में खलबली मच गई। क्या बकवास कर रहा है ये बच्चा? क्या यह कोई नाटक है? लेकिन प्रकृति को शायद आर्यन की बात पर यकीन था। इससे पहले कि पुलिस उसे घसीट कर ले जाती, नदी के तेज बहाव और तूफानी हवाओं ने पुल को झकझोर दिया। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और सबकी आंखों के सामने ठीक वही पिलर नंबर 9 जिसकी तरफ आर्यन ने इशारा किया था, बीच से चटक गया। धड़ाम। देखते ही देखते पुल का एक बड़ा हिस्सा ताश के महल की तरह नदी में समा गया। अगर मंत्री की गाड़ी आगे बढ़ी होती तो आज कोई नहीं बचता। धूल और पानी का गुबार उठा, लोग चीखने चिल्लाने लगे, भगदड़ मच गई। लेकिन उस तरफ अफरा तफरी के बीच आर्यन शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता था कि यह होने वाला है। दर्शकों, क्या आर्यन वाकई कोई पुनर्जन्म लेकर आया है या कोई और रहस्य है? कहानी में आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। घटना स्थल पर पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लग गया। मंत्री जी सुरक्षित थे लेकिन सदमे में थे। पुल गिरने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आर्यन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन उसे थाने नहीं बल्कि पास के एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। आईबी के अधिकारी राजीव सिन्हा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कमरे में आर्यन एक कुर्सी पर बैठा था। उसके पैर जमीन तक भी नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बैठने का तरीका किसी सरकारी अफसर जैसा था। राजीव ने मेज पर हाथ पटकते हुए पूछा, सच सच बता, तुझे पिलर के बारे में कैसे पता चला? किसने भेजा है तुझे? क्या तूने ही पुल में कोई विस्फोटक लगाया था? आर्यन ने पानी का गिलास मांगा। पानी पीते हुए उसने राजीव की तरफ देखा और कहा, राजीव, तुम्हारी जेब में जो पेन है वो तुम्हें तुम्हारे पिता ने तुम्हारी 10वीं पास करने पर दिया था। पार्कर का पेन जिस पर RS लिखा है ना? राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। यह बात सिर्फ वह उसके स्वर्गीय पिता जानते थे। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब चेक की, पेन वही था। आर्यन ने आगे कहा, और विक्रांत, जिस ठेकेदार ने यह पुल बनाया है उससे पूछना कि 12 साल पहले सत्यकाम मिश्रा की फाइल उसने कहाँ गायब की थी। राजीव का माथा ठनका। सत्यकाम मिश्रा, यह नाम उसने फाइलों में पढ़ा था। एक ईमानदार सीनियर इंजीनियर जो 12 साल पहले इस नदी के पुराने प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन के दौरान लापता हो गया था। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी थी। राजीव ने अविश्वास से पूछा, तुम कैसे यह सब जानते हो कौन तुम? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। एक बच्चे के आंसू नहीं बल्कि एक थके हुए हारे हुए इंसान के आंसू। उसने भारी आवाज में कहा, मैं ही सत्यकाम हूँ राजीव। मेरा शरीर मर गया था लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मुझे बदनाम करके मारा गया था। विक्रांत ने मेरे कंक्रीट सैंपल में मिलावट की थी। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने और उसके गुंडों ने मुझे रात के अंधेरे में निर्माणाधीन पिलर के गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया था। राजीव कुर्सी पर ढह गया। यह कहानी अविश्वसनीय थी, लेकिन उस बच्चे की आंखों में जो सच्चाई थी उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। राजीव ने तुरंत विक्रांत को हिरासत
हिरासत में लेने का आदेश दिया। साथ ही सत्यकाम की पत्नी सुधा और उसके बेटे अमन को बुलाया गया। अमन अब 25 साल का था और खुद एक जूनियर इंजीनियर बन चुका था। जब सुधा और अमन गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सुधा, जो अपने पति गम में आज भी सफेद साड़ी पहनती थी, उस छोटे से बच्चे को देखा। पुलिस वालों ने कहा, मैडम, यह बच्चा दावा कर रहा है कि ये आपके पति। सुधा को गुस्सा आ गया, यह क्या भद्दा मजाक है। मेरे पति को मरे हुए जमाना हो गया, एक बच्चे को सिखा पढ़ा कर हमारे जज्बातों से खेल रहे हो। आर्यन धीरे से अपनी कुर्सी से उतरा व सुधा के पास गया। अमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अमन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने अमन से कहा, अमन बेटा, याद है जब तुम 5 साल के थे तो तुम्हारी साइकिल की चेन उतर गई थी, तुम रो रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि जीवन में चेन उतरती रहती है, लेकिन पैडल मारना नहीं छोड़ना चाहिए। और हमने उस शाम साथ में आइसक्रीम खाई थी, बटर स्कॉच, तुम्हारी फेवरेट। अमन का हाथ कांपने लगा। यह घटना बहुत निजी थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। सुधा की आंखों में अविश्वास और डर दोनों थे। आर्यन अब सुधा की तरफ मुड़ा। उसने वो बात कही जो उस कमरे में धमाके जैसी गुजी। सुधा, अलमारी के सबसे ऊपर वाले लॉकर में मेरी पुरानी डायरी के बीच एक सूखे गुलाब की पंखुड़ी है। वो गुलाब जो मैंने तुम्हें हमारी पहली सालगिरह पर दिया था। और उस डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने एक अकाउंट का नंबर लिखा है जो मैंने अमन की पढ़ाई के लिए गुप्त रूप से खोला था। क्या तुमने वो डायरी कभी खोली? सुधा के मुंह से एक चीख निकल गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। वह डायरी, वो गुलाब, वो अकाउंट नंबर, यह सब सच था। उसने कभी किसी को नहीं बताया था। सत्यकाम, सुधा ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए, क्या यह सच में हो तुम हो? आर्यन ने अपने छोटे छोटे हाथों से सुधा के आंसू पोंछे। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ सुधा। मैंने कहा था ना कि मैं इस परिवार के कभी आंच नहीं आने दूंगा। विक्रांत ने सिर्फ मेरी जान नहीं ली, उसने मेरे परिवार के सम्मान को भी मारा था। उसने दुनिया को बताया था कि मैंने पैसे लेकर आत्महत्या की। आज मैं वो दाग धोने आया हूँ। कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर है। एक पत्नी को उसका पति वापस मिला है, लेकिन एक बच्चे के रूप में। क्या समाज इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या अंत मुजरिम विक्रांत को सजा मिलेगी? जानने के लिए अंत तक बने रहे। और अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं तो कमेंट में फैमिली लव जरूर लिखें। राजीव और पुलिस टीम आर्यन के बताए अनुसार पुराने पुल के पास उस जगह खुदाई करने पहुंचे जहां सत्यकाम की हत्या हुई थी। आर्यन ने ठीक ठीक निशान बताया। घंटों की खुदाई के बाद वहां से कंक्रीट से दबी एक पुरानी जंग लगी धातु की पेटी मिली, जिसे सत्यकाम की आईडी कार्ड और वह असली टेस्टिंग रिपोर्ट थी जिसे वह उस रात छुपाने में कामयाब हो गया था। सबूत सामने था। विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ में वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 12 साल पुराना आत्महत्या का केस हत्या में बदल गया। सत्यकाम मिश्रा का मरणोपरांत निर्दोष घोषित किया गया और उन्हें वीरता सम्मान देने की घोषणा हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आर्यन का क्या होगा? गेस्ट हाउस के बाहर बारिश रुक चुकी थी, धूप निकल रही थी। सुधा आर्यन को कसकर गले लगाए रो रही थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। तुम हमारे साथ घर चलो, सुधा ने जिद की। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगी, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। अमन भी अपने आंखों में आंसू लिए खड़ा था। उसने पिता को इस रूप में देखकर वो भाव विभोर हो था। लेकिन आर्यन ने धीरे से खुद को सुधा के बाहों से छुड़ाया। उसने एक गहरी सांस ली। उसने आंखों में अब वो बुजुर्गों वाली गंभीरता जा रही थी और एक बच्चे की मासूमियत लौट रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा, यह मुमकिन नहीं है। कुदरत के नियम को मैं एक बार तोड़ चुका हूँ, बार बार नहीं तोड़ सकता। मेरा यह जन्म आर्यन का है। मेरे शरीर में भी कोई माँ बाप रहे होंगे, मुझे उनका पता लगाना है। और अमन, उसने अमन की तरफ देखा, तुम एक बेहतरीन इंजीनियर हो। आज तुमने देखा कि बेईमानी की नींव पर बने पुल कैसे गिरते हैं। वादा करो तुम जो भी बनाओगे ईमानदारी से बनाओगे। अमन ने सिर झुकाकर आर्यन के पैर छुए। एक 25 साल का युवक 10 साल के बच्चे के पैर छू रहा था। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। आर्यन ने सुधा का हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे जाना होगा, मेरा मकसद पूरा हो गया। सत्यकाम को न्याय मिल गया। अब आर्यन को अपनी जिंदगी जीनी है। सुधा ने भारी मन से उसे विदा किया। वह जानती थी कि यह बच्चा सही कह रहा है। रिश्तों का यह उलझाव किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। सरकार ने आर्यन की बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए उसकी पूरी शिक्षा और परवरिश का जिम्मा उठाया। उसे देश के सबसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। जाते वक्त आर्यन गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा जहां सुधा और अमन खड़े हाथ हिला रहे थे। आर्यन के चेहरे पर एक संतोष था। पिछले जन्म का बोझ अब उतर चुका था। कहते हैं आत्मा अजर अमर होती है, बस वह कपड़े बदलती है। लेकिन कभी कभी जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो वह आत्मा वापस आती है। हिसाब बराबर करने के लिए उस दिन उस पुल के मलबे के नीचे सिर्फ कंक्रीट नहीं बल्कि झूठ और फरेब भी दफन हो गया था। और एक चाय वाले बच्चे ने साबित कर दिया था कि सच्चाई को आप मार सकते हैं, गाड़ सकते हैं, लेकिन उसे वापस आने से रोक नहीं सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अनोखी कहानी? क्या आपको लगता है कि आर्यन को सुधा के साथ ही रह जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।